जी साथियों, अंजुमन क्लास की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मेरा नाम अब्दुल्ला अल्ताफ़ है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सिलसिला फ़लसफ़ा अदब शुरू किया हुआ था और उसके हमने 5-6 सेशंस कर लिए थे। तो आज फिर एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुए हैं और आज जो हमारा मेन टॉपिक है और जो 4-5 ब्रांचेज़ हैं फ़लसफ़े की, उनमें से एक ब्रांच जो है उस पर हमारा आज सेशन है, उस टॉपिक पे ओंटोलॉजी पे। और ओंटोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन का अहाता करने के बाद हम जो बुनियादी फ़लसफ़ी हैं जिनका काम है इस ब्रांच के ऊपर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास पूरा एक ओवरव्यू आ सके। तो इस हवाले से हमारे साथ पैनल में भी मौजूद हैं लोग। तो मैं सबसे पहले हसनैन उमर से कहता हूँ कि वो जो बेसिक डेफिनेशन है ओंटोलॉजी की और उसकी जो हैयत है और वो क्या किन-किन चीज़ों का अहाता करती है, अपने जो अहाता इल्म में लाती है। तो उस हवाले से आप हसनैन उमर, आप हसनैन भाई। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। So, first of all, I will start with from the above कि फिलॉसफी की 3 बड़ी ब्रांचेज़ हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। मेटाफिज़िक्स के आगे फर्दर ब्रांचेज़ हैं जिनमें ओंटोलॉजी भी है, जिसमें नेचुरल थियोलॉजी वगैरह-वगैरह ये आती हैं। तो आज हम ओंटोलॉजी पे कुछ बात करने जा रहे हैं। तो ओंटोलॉजी मेटाफिज़िक्स की वो ब्रांच है जो एग्जिस्टेंस को, बीइंग को एकेडमिकली स्टडी करती है। ओंट इसकी अगर एटोमोलॉजी देखें, यानी कि इसकी अगर आप बाय वर्ड ही देखें, तो ओंट मीन्स बीइंग और लॉजी मीन लोगोस मीन स्टडी। तो द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस सिंपली इसका मतलब है। इसमें आप अकॉर्डिंगली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स, उनका आपस में क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है, एसेंस और एग्जिस्टेंस का आपस में क्या ताल्लुक है, इवेंट्स टाइम की क्रोनोलॉजी के अंदर वो किस तरह से रिलेट करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के साथ किस तरह से वो रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन्टोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती है। और फिर ऑन्टोलॉजी के अंदर जो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हैं वो मोस्टली ऑल्दो कंसेप्चुअल एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग और थॉट एक्सपेरिमेंट्स पे होते हैं। लेकिन इस पिछली 2 सदियों में इसमें एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको भी एक लाज़मी जुज़ बनाया गया है ओंटोलॉजी की स्टडी में। सो आई थिंक इट इज़ वेरी बेसिक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो ओंटोलॉजी पे हम सब मेंबर्स जानते ही होंगे। लेट्स स्टार्ट फर्दर प्रोसीड फर्दर टू प्लाटो। तो जनाब अफ़लातून की जो ओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि उनका ओंटोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू सारा डुअलिस्टिक नेचर का है। यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 वर्ल्ड्स, एक आइडियाज़ की दुनिया है और एक उसके ऑपोज़िट ये सेंसेस की दुनिया है। जो आइडियाज़ की दुनिया है, वो इटर्नल है, वो रियल है और वो इंडिपेंडेंट है इन इटसेल्फ। और जो उसके मुकाबले में उसका जो अक्स है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, वो ये सेंसिबल वर्ल्ड है जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। ये टेम्पोरल है, ये इम्परफेक्ट है और ये उसकी उस आइडियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है महज़। इसको वो जनाब अफ़लातून एक बड़ी सादा-सी तमसील से बयान करते हैं घार की, जिसे एकेडमिक टर्मिनोलॉजीज़ में एलेगरी ऑफ केव कहा जाता है। कि आप सब जानते होंगे कि उस घार के अंदर बेसिकली ल जो लोग हैं, जो वो बंधे हुए हैं, कैद हैं और व्हाट दे कैन कंप्लीटली परसीव इज़ द शैडोज़, जो कि बाहर की असल दुनिया से आ रहे हैं उस घार के अंदर थ्रू द लाइट ऑफ थ्रू द सनलाइट।
जो बाहिर की सनलाइट है उसके थ्रू बाहिर के ऑब्जेक्ट से जो शैडोज़ घर के अंदर बन रहे हैं सिर्फ़ वो लोग उन्हीं को परसीव कर सकते हैं। तो जनाब अफ़लातून कहते हैं कि हम इस सेंसिबल वर्ल्ड के अंदर रहने वाले लोग भी उन घर में रहने वाले लोगों की तरह, उन गार में कैद लोगों की तरह हैं कि हम नॉमिनल वर्ल्ड, आउटर रियल वर्ल्ड को नहीं देख सकते डायरेक्टली, रादर हम सिर्फ़ इस सेंस की कैद में, इनसेंसिबल वर्ल्ड की कैद में रहते हुए सिर्फ़ अ, उसकी इम्परफेक्ट शैडोज़ को देख सकते हैं। सो बेसिकली ये उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिसे कह लें, थ्योरी ऑफ डुअलिस्टिक ओंटोलॉजी इसे कह लें, ये जनाब अफ़लातून की है। अच्छा, उसमें फिर एक चीज़ है कि उनके नज़दीक ये जो फॉर्म्स हैं, इनकी हायरार्की है, इनकी ओंटोलॉजिकल हायरार्की है। सबसे ऊपर इस ओंटोलॉजिकल हायरार्की में यानी कि इसे आप एक ट्रायंगल की तरह लें, देन द ऑन द पिनेकल ऑफ दैट ट्रायंगल गुडनेस है, यानी कि द हाईएस्ट अ अ अ, एथिकल गुडनेस जो है वो उसके हायरार्किकल पीक पे है, जो कि सिर्फ़ आइडियल वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। फिर उससे निचले लेवल पे हायर फॉर्म्स आती हैं, उसमें ब्यूटी है, उसमें जस्टिस है, उसमें सारी ये ट्रुथनेस, ये सारी चीज़ें उस गुडनेस के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। अच्छा, फिर उससे नीचे इन द मिडल ऑफ दैट हायरार्की, इन द मिडल ऑफ दैट ट्रायंगल इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं कि जो ब्रिज करती हैं उन हायर फॉर्म्स को लोअर ऑब्जेक्ट्स के साथ। इंटरमीडिएट फॉर्म्स में जैसे कि लव है, जुर्रत है। सो बेसिकली हम जब लव करते हैं, सो हम बेसिकली वर्च्यू भी कर रहे होते हैं और लव हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे होते हैं। सो इसलिए लव एक बॉन्डेज है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। फिर उसके बाद उस ट्रायंगुलर हायरार्की के निचले लेवल पे लोअर ऑब्जेक्ट्स आती हैं, जिसमें द कांसेप्ट ऑफ ट्री या द फॉर्म ऑफ ट्री, द फॉर्म ऑफ हॉर्स, यानी कि ये सारी जो आइडियल फॉर्म्स हैं वो सारी आती हैं। द फॉर्म ऑफ रेडनेस, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म्स भी और कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म्स भी, दोनों उस लोअर ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं, ये आइडियल वर्ड्स की हैं ओंटोलॉजिकल। एक द टॉप फॉर्म जिसे वो गुडनेस कहते हैं, फिर यानी उसके बाद हायर फॉर्म्स, इंटरमीडिएट फॉर्म्स और लोअर फॉर्म्स या लोअर ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आके सेंसिबल वर्ड के अंदर सिर्फ़ एक वो ओंटोलॉजिकल कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज़ पार्टिकुलर्स, यानी कि जितने भी ये सारी मख़सूस या पार्टिकुलर थिंग्स हैं, लाइक ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है, दैट इज़ अ पार्टिकुलर थिंग व्हिच इज़ द शैडो ऑफ an ideal form of mobile in platonic realm। तो या एक एक घोड़ा जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, वो एक पर्टिकुलर थिंग है, उस फॉर्म ऑफ हॉर्स की जो प्लाटो की आइडियल वर्ल्ड में पाई जाती है। सो ये बेसिकली उनकी जनाब अफ़लातून की ओंटोलॉजी है सारी, इन द वेरी ब्रीफ पर्सपेक्टिव। अच्छा, थोड़ा-सा अगर ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी बहुत ज़्यादा आपस में रिलेट करते हैं एक-दूसरे से, तो थोड़ा-सा इसमें एपिस्टेमोलॉजिकल टच मैं देता चलूँ कि अ, जनाब अफ़लातून के नज़दीक हम इल्म को फ्रॉम द वेरी बेसिक फ्रॉम द वेरी बेसिस हम उसे एक्वायर नहीं करते, यानी कि बिल्कुल नए शुरू से, बल्कि हम रिमेंबर करते हैं। जनाब अफ़लातून के नज़दीक हम अ, शुरू से आइडियल वर्ल्ड में पाए जाते थे, और जब हम इस सेंसिबल वर्ल्ड के अंदर आए हैं, तो हम सिर्फ़ उस सारे नॉलेज को जो आइडियल वर्ल्ड का है, उसे याद करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं, रादर कि हम उसे बिल्कुल नए शुरू से कलेक्ट करें। सो उनके नज़दीक द प्योर ऑब्जेक्टिव नॉलेज को एक्वायर एक्वायर सॉरी रिकलेक्ट करने का जो सोर्स है, वो है इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन, वो है रीज़निंग, प्योर रीज़निंग, और रादर के हम इस सेंसिबल वर्ड्स और इन सेंसुअल डिसेप्टिव
टूल्स पे रिलाई करें, हम प्योरली इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन पे रिलाई करेंगे फॉर रिकलेक्टिंग द आइडियल नॉलेज। तो ये उनकी थोड़ा-सा एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी मैंने बयान कर दिया। अच्छा, इन उनकी सारी इस डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर जो मेन प्रॉब्लम अब तक एग्ज़िस्ट करती है, वो है द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिसिपेशन। यानी कि वो दोनों आइडियल वर्ड की फॉर्म्स और पर्टिकुलर चीज़ें जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में है, वो आपस में किस तरह से एक-दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन में है, किस तरह से एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। मतलब कि वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जो है, वो कंप्लीटली बयान नहीं किया गया जनाब अफ़लातून के उस सारे फ्रेमवर्क के अंदर, और उसपे आज भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। So that is the basic uh, ontological description of Plato. जी अब्दुल्ला। यस मैम भाई, बहुत बेहतरीन, आपने काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज में चीज़ों को आगे लेके गए हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ओंटोलॉजी का बुनियादी ताल्लुक जो है वो एपिस्टेमोलॉजी से है। तो इसके साथ ही आपने एंड में एक और बात की कि प्लेटो की जो डुअलिज्म था, उसके क्या डेफिशिएंसीज़ थी या क्या उसकी कमियाँ थी, कि जिसके नतीजे में फिर उसका उसी का शागिर्द जो था अरस्तू, ठीक है, वो आया और उसने कहा कि हुँ, ए अफलातून, मुझे तुम मेरे उस्ताद हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तुमसे भी ज़्यादा मुकद्दम है। बिल्कुल, बिल्कुल। बगावत क्या की उसने, उससे एक कदम और आगे बढ़ा, और हमें यही जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंदर और ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंदर, कि जब भी ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंदर हिंदुइज़्म में देख लें, जब कोई एक ऋषि या जो भी एक जो वेदा के ऊपर जो तशरीहात लिखने वाला था, या उपनिषद जिन्हें हम कहते हैं, वो कहता था कि मैं अपने उस्ताद की नफ़ी नहीं कर रहा, मैं अपने उस्ताद को मुकम्मल कर रहा हूँ। या तो वो एलिमेंट बिल्कुल निकल जाता है कि वो आप उसके ऊपर नकद पेश करें या बाकी बातें करें। हमें वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर ये बात नज़र आती है कि वो अपना जो उनका उस्ताद था या जो टीचर था, उसके खिलाफ उठते हैं, और उस वो बेशक उसी के ही एलिमेंट से अपनी फिलॉसफी ड्राइव करते हैं, लेकिन एक जो होती है ना एक प्रोफेशनैलिटी, या एक आप आम अल्फाज में कहें जो इंटीग्रिटी होती है इंटेलेक्चुअल, वो उसके ज़रिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ओंटोलॉजी की अगर मैं भी थोड़ी बहुत बुनियादी तारीफ़ कर दूँ, तो बुनियादी तौर पे जो ओंटोलॉजी है वो मेटाफिज़िक्स की ब्रांच है, जैसे असलम भाई ने भी बात की। अब जो मेटाफिज़िक्स है वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है? मेटाफिज़िक्स का जो बुनियादी ताल्लुक है वो है वाई से, ठीक है? वाई से ताल्लुक है, क्यों या हाउ कह लें, सॉरी हाउ, कि कैसे, ठीक है? कि जो मैं आस-पास चीज़ें देख रहा हूँ उनकी क्या मतलब, कि वो उसकी क्या रीज़न है उसकी एग्ज़िस्टेंस की। इसी की फिर जो है एक सब ब्रांच आ जाती है ओंटोलॉजी के। ओंटोलॉजी उन उससे आगे का सवाल करती है कि ये किस तरीके से एग्ज़िस्ट कर रही हैं, और इनकी एग्ज़िस्टेंस की बुनियादी जो तस्दीकात हैं वो क्या हैं, या तारीफ़ात क्या हैं। तो फ़लसफ़ियों ने फिर एक अपनी लैंग्वेज ड्राइव की कि हम अगर कोई कहता है कि कोई मतलब कि हमारे यहाँ पे सूफ़ी ट्रेडिशन भी है, जैसे शेखुल इशराक या शेखुल अकबर जो इब्न अरबी हैं, उन्होंने उनकी एक फ़िलॉसफ़ी जो वो न्यू प्लेटोनिज़्म से मिलती है और यूनिटी ऑफ बीइंग की वो बात करते हैं, तो वो उनकी किताब हुँ, कोई भी उठा लें, उसमें आपको जो है ना फ़लसफ़ियाना बहुत कम मिलेंगी, यानी फ़लसफ़ियाना जो तस्दीकात या मक़ूलात हैं। वो बस एक बात को कहते हैं और वो आगे से निकलते हैं, ठीक है? हमें वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंदर जो है ना, हमें प्लेटो के अंदर भी फिर मैं बात ये कर रहा था कि वो फ़िलसफ़ियों ने फिर ओंटोलॉजी को डिफ़ाइन करने के लिए अपनी एक ज़ुबान बनाई, जिनको हम कैटेगरीज़ कहते हैं। उर्दू में हम उन्हें ज़ुमरे कहते हैं या मक़ूलात। अब ये उसकी क्लासिफ़िकेशन है कि मैं जब एक चेयर देखता हूँ, तो एक चेयर मुझे नज़र आ रही है सामने, और इसी चेयर की मुख्तलिफ़ कॉपीज़ हमें आस-पास बिखरी हुई भी नज़र आती हैं। तो उस जो जिस चेयर को मैं परसीव कर रहा हूँ और इसी के रिलेटेड है, या मुख्तलिफ शक्ल सूरत के साथ, ठीक है, उनकी क्या कैटेगराइजेशन, उसकी मैं क्लासिफिकेशन कैसे करूँगा? यही नहीं, बल्कि अगर मैं कोई बुनियादी तारीफ चेयर की ये करता हूँ कि चेयर एक चार टांगों वाली चीज़ है जिसके ऊपर मैं बैठ सकता हूँ, तो बैठते तो आप अपनी सवारी पे भी हैं, यानी गाड़ी पे या मोटर बाइक पे आप बेड पे भी बैठते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप सोफ़ा, इसके अलावा ठीक है, और भी बहुत से चीज़ें हैं जिन पे आप बैठते हैं, ठीक है? बैठने की तारीफ़ आप चेयर पे लागू नहीं कर सकते, वो उसकी बहुत सी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है, ठीक है? तो अरिस्टोटल जो है ना, उसने
कैटेगरीज का निज़ाम बनाए, और ओंटोलॉजी बुनियादी तौर पे क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम डिडक्शन करें कि एक मकूले को जब हम देखते हैं तो फिर उसी से दूसरा मकूला निकल आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे हमें अरिस्टोटल के फलसफे के अंदर 10 कैटेगरीज नजर आती हैं, जिनको हम अभी इतनी डीपली तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो ये बुनियादी तारीफ है। बाकी जो प्लेटो के ऊपर तनकीद की थी आपके जो अरस्तू ने, एरिस्टोटल। हाँ, वो यही थी कि जैसे अभी असलैन भाई ने बात की कि वो मिला नहीं पाया फॉर्म को, और हमें तब्दीली जो नजर आती है। अब जैसे हम कदीम यूनान में चले जाएं तो हमें दो मकुलात मिलते हैं, बीइंग और बिकमिंग। वो हमें प्लेटो में भी नजर आते हैं और वो हमें अरस्तू में भी नजर आते हैं। प्लेटो का वो असलैन भाई ने बात कर दी है। प्लेटो के उसमें जो बीइंग है ना, बीइंग, वो डायरेक्टली जो जिसकी तरफ इशारा करता है वो परमानेंट इज है, और परमानेंट इज जो है वो मेटाफिजिक्स जो है उसका बानी है। और वो जो उसका बीइंग है वो दरअसल बिल्कुल स्टैंगेंट है, जामिद है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर जो बीइंग का मकूल हम प्लेटो के उसमें देख सकते हैं वो है उसकी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, यानी जो उसकी मिसाली दुनिया। और जो बिकमिंग है जो कि एक इल्यूजन है, हिराक्लेटस भी मानता था कि एक इल्यूजन है, लेकिन यही सच है। वो क्या है? वो बिकमिंग जो है वो हिराक्लेटस को डिनोट करती है, और वो प्लेटो की वो शेडोज हैं हमारे जो खारजी दुनिया है उसकी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो ने भी इन दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश की, और इन दोनों को सिंथेसाइज करने के चक्कर में जैसे वो अरस्तू बात करता है प्लेटो पे तमस्कुर उड़ाते हुए, कि जो मेरा उस्ताद था उसकी विरासत ही ऐसी थी कि वो धोबी जो है वो धोबी की मिसाल देता है, जो कि ये भेड़े वगैरह चराते हैं, फिर उनका दूध वगैरह धोते हैं। कि उस दूध चराने वाले ने क्या किया कि उसने उससे कहा क्या कि आप अपनी जो आपकी जितने भी जानवर हैं उनको काउंट करें। तो उसने क्या किया कि उन सबकी टांगें गिनी और उन टांगों को गिन कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अरस्तू यहीं से ही बात शुरू करता है, और अरस्तू के फलसफे के अंदर हमें बीइंग और बिकमिंग की वहादत मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी हमें डुअलिज्म मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन प्लेटो ने इनको बिल्कुल अलग अलग करके देखा, बिल्कुल काट के। ठीक है। प्योरली तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया। हाँ। हम्म सो तो आई वुड लाइक टू फर्दर हेयर ऑन एरिस्टोटल हम्म तो अब हम नाउ। अरस्तू पे बात करते हैं कि अरस्तू की काफी उसका बुलंद फलसफा है, लेकिन अभी यहाँ पे चंद ही हम बातों को देखेंगे कि जिसके अंदर उसकी 10 कैटेगरीज है उनको देखेंगे। इसके अलावा उसकी 10 कैटेगरीज और फिर फॉर्म एंड मैटर को, और फॉर्म एंड मैटर को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी जो सब्सटेंस की तारीफ है वो ना देख लें, क्योंकि जो सब्सटेंस के अंदर से ही वो फॉर्म एंड मैटर को निकालता है, सब्सटेंस के अंदर से ही वो प्राइमरी और प्राइमरी दो मजीद फिर कर देगा, फॉर्म एंड मैटर और उसके बाद प्राइमरी सब्सटेंस और सेकेंडरी सब्सटेंस। तो उनके अंदर फिर वो सब्जेक्ट ले आता है, प्रेडिकेट ले आता है, और बाकी बात है तो उनको हमें भी तफसीली देखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम प्लेट वो अरस्तू जो है, क्योंकि प्लेटो ने भी एंटोलॉजी की हमें उसकी तारीफ मिलती है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से जो अरस्तू ने तारीफ की एंटोलॉजी की वो हम देख लें, फिर ही हमें पता लगेगा। वो एंटोलॉजी को कहता है व्हाट देयर इज़, यानी हमने इसका तो तयन कर लिया कि ये क्यों है या कैसे है, लेकिन वो दरअसल असल में है क्या। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है वो। उसके बाद वो अपनी मेटाफिजिक्स की किताब नंबर 7 और सेक्शन 1 में लिखता है, देयरफॉर दैट व्हिच इज प्राइमरीली नॉट इन अ क्वालिफाइड सेंस बट विदाउट क्वालिफिकेशन मस्ट बी सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे सब्सटेंस की तारीफ आ गई। ठीक है। ठीक है, उसी के नीचे चले सब्सटेंस की एक और तारीफ कर लेते हैं। उसकी मेटाफिजिक्स की किताब नंबर 7 और सेक्शन 1 के आखिर में ही है, एंड इंडीड द क्वेश्चन विच वाज रेज्ड ऑफ ओल्ड, ठीक है, एंड इज रेज्ड नाउ एंड ऑलवेज। देखिए यहाँ पे पास प्रेजेंट उसको बयान करता है कि कोई भी चीज पास में हो, एंड इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ डाउट। व्हाट बीइंग इज जस्ट द क्वेश्चन व्हाट इज सब्सटेंस, कि बीइंग क्या है, यही एक बुनियादी सवाल है कि तुम माजी की बात कर लो, हाल की, फ्यूचर की, या तुम सब्जेक्ट ऑफ डाउट की बात कर लो कि जाहिर सी बात है मैं तो किसी को डाउट करूंगा तभी मैं उसको देखूंगा, फिर वो टाइम का आंसर आ जाता है कि मैं उसको अभी। तो कहते हैं तमाम चीज़ों का माखिज जो है या बीइंग क्या है, वो दरअसल किसको डोनेट करता है कि वो सब्सटेंस, यानी ओंटोलॉजी उसी को ही स्टडी करती है कि सब्सटेंस क्या है। और उसके बाद फिर हम इसकी कैटेगरीज की तारीफ देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम फॉर्म एंड मैटर को देखेंगे कि वो अपनी जो कैटेगरीज है उनकी, जो अरिस्टोटल की जो है ना दी ऑर्गनोन की पहली किताब कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर भी जो पहली किताब है वो सेक्शन नंबर 4, उसमें वो लिखता है कि expressions which are in no way composite signify,
फिर ये इसके मकूलात आ जाते हैं, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन, प्लेस, टाइम, पोजीशन, स्टेट, एक्शन या इसको अफेक्शन। ठीक है, कैटेगरीज दरअसल उसकी क्वालिफिकेशन है कि जो हम मादे पे लागू करके देखते हैं। तो अब हम सब्सटेंस की बात कर लेते हैं कि दरअसल सब्सटेंस है क्या। हमने सब्सटेंस को देख लिया कि सब्सटेंस की वो बुनियादी तारीफ करता है प्राइमरी सब्सटेंस और सेकेंडरी। ठीक है, अब उसका जो है ना प्राइमरी सब्सटेंस क्या है, प्राइमरी सब्सटेंस से वो मुराद लेता है द थिंग इटसेल्फ, कि शे क्या है, जिस मैटर को मैं देख रहा हूँ दरअसल वो क्या चीज है, वो प्राइमरी सब्सटेंस है। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, उस थिंग का नाम। यानी देखिए मैं अभी मेरे पास एक बॉल पॉइंट है, मैं उस बॉल पॉइंट को देखता हूँ कि वो कैसा है। ठीक है, मतलब कि वो, जैसे मैं कहता हूँ कि सेब सुर्ख है। अब यहाँ पे जो सेब है एप्पल, वो सब्जेक्ट हो गया, और जो उसका रंग है सुर्ख, वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो अब जो प्रेडिकेट है दरअसल वो क्या है, वो यूनिवर्सल्स हैं, प्लेटो वाले प्रेडिकेट। यानी जब मैं कहता हूँ, यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं, हाँ। हाँ यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं, और सब्जेक्ट जो है वो अरस्तु के मुताबिक प्राइमरी सब्सटेंस है, और उसका जो प्रेडिकेट है वो सेकेंडरी सब्सटेंस है। यानी जब मैं एक एप्पल को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो ये एक एप्पल है, इसको मैं फ्रूट की कैटेगरी के अंदर ला सकता हूँ इसकी क्वालिटीज की वजह से, लेकिन मैं अगर इसके अंदर से तमाम क्वालिटीज निकाल दूं तो वो सब्सटेंस है मेरे पास कि वो थिंग इटसेल्फ क्या है। ठीक है ना, यानी वो थिंग अपने आप में क्या है। लोग इसी तारीफ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अपने एम्पिरिसिज्म के हवाले से कि मुझे नहीं पता सब्सटेंस क्या है, बस सब्सटेंस एक चीज है जो कि क्वालिटीज को निकाल दो कि वो है द थिंग इटसेल्फ। और सेकेंडरी सब्सटेंस की क्या तारीफ है कि थिंग्स नेम, क्योंकि अरस्तु नॉमिनलिस्ट था। सब्सटेंस वो होते हैं जो, यानी कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक सारी निकाल दें, बाद में जो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी बचती बिल्कुल। है, दैट इज सब्सटेंस। हम्म, ये सब्सटेंस है, और इसके अलावा एक और भी तारीफ इसमें आ जाती है कि वो सब्सटेंस वो चीज है कि जो क्वालिटीज को अपनी इनहेरेंट भी कर सके अपने अंदर, वो उन क्वालिटीज की छाप भी लगा सके। जब हम फॉर्म एंड मैटर देखेंगे तो उसको भी डिफाइन करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का ये है। तो बुनियादी तौर पे जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी जो है वो आप डिनोट करती है, आप कह लें कि जो आपकी क्वालिटीज है वो क्वालिटीज डिनोट करती हैं, ये जार्गन्स हैं अरिस्टोटल के, स्पीशीज और जीनस को। जीनस से मुराद है जनरलाइजेशन, और स्पीशीज यानी वो क्लासेस के अंदर क्लासेस लाता है। जैसे मैं एक आंट बनाता हूँ, तो आंट का मैं जब प्राइमरी सब्सटेंस देखूंगा तो प्राइमरी सब्सटेंस ये है कि वो एक चीज है, यानी ठीक है वो एक शय है। लेकिन जब मैं उसको डिफाइन करने पे आऊंगा तो उसके अंदर मुझे प्रेडिकेट्स लगाना लाजमी है। एप्पल तब तक डिफाइन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके अंदर क्वालिटीज ना लगाऊं। तो मैं उसे कहूंगा कि आंट जो है इंसेक्ट है, और ये क्लास आ गई, क्लास विद इन क्लास आ जाएगी कि जो इंसेक्ट्स हैं वो किस क्लास के अंदर आएंगे, वो एनिमल्स की क्लास में आएंगे, एनिमल। तो ये वो सेकेंडरी के अंदर पूरा प्रोसेस निकलता है। तो ये मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी उसकी जो कैटेगरीज है उन्हीं के अंदर डिस्टिंक्शन करता है। इसी से मिलती जुलती डिस्टिंक्शन है फॉर्म एंड मैटर की, जो कि बहुत वास्ट बातें हैं। अब ये फॉर्म एंड मैटर को डिफाइन करने से पहले, जिनसे फॉर्म एंड मैटर वो फिर डिडक्ट करता है, पहले हमें 4 कॉजेस देखनी पड़ेंगी अरस्तु की, जिसको वो कहता है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज के बाद आ जाती है आपकी फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। ये मैंने बिल्कुल तरतीब में बताई। मटेरियल कॉज क्या है, मैं एक सीड की मिसाल लेता हूँ, या सीड की नहीं चले, मैं बर्तन जो मिट्टी के बनाते हैं उनकी के मटेरियल कॉज क्या है कि मिट्टी के, जिससे मिट्टी के बर्तन बनेंगे। ठीक है, वो मटेरियल कॉज। अब फॉर्मल कॉज क्या है, फॉर्मल कॉज वही प्लेटो के जो है वो प्लेटोनिक आइडियाज हैं। ठीक है, प्लेटोनिक, इसको मैं मजीद आगे देखूंगा कि प्लेटोनिक आइडियाज हैं वही, लेकिन ये वो वाले प्लेटोनिक आइडियाज नहीं है जो कि बिल्कुल अलग थलग थे मादी दुनिया से। क्योंकि जब मैंने बात की ना बीइंग और बिकमिंग की, कि प्लेटो उसको अलग 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 लेता था, और मैंने बता भी दिया था कि बीइंग से मुराद वो आइडियल दुनिया लेता है, और बिकमिंग से मुराद दूसरी। इसी के मुताबिक जो अरस्तु है वो अलग अलग इन्हें नहीं कहता, वो कहता है एक सेब के अंदर ही
उसका बीइंग भी है और उसका बिकमिंग भी है। और मैटर एंड फॉर्म से ही वो उसको तशबीह देता हम्म था, कहता था कि जो मैटर है, मैटर वो दरअसल बिकमिंग है। और फॉर्म क्या है? फॉर्म जो है वो उसका बीइंग है। अब ये थोड़ा मुश्किल है, इसको देखते हैं हम। चार को पहले डिफाइन कर लें कि जो मटेरियल को उसका बता दिया कि जो मादा है, मैटर है, कि जिससे कोई भी बर्तन बनाने वाला बर्तन बनाएगा, मिट्टी के बर्तन, तो वो मिट्टी मटेरियल कॉज है। फॉर्मल कॉज वो शक्ल सूरत है कि जिसको हम देखेंगे। और इससे अगली इल्लत आ जाती है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज वो मैकेनिज्म है जो हरकत देगा मिट्टी को कोई चीज़ बनाने के लिए, और वो बर्तन बनाने वाला खुद है। यानी कि मैं बर्तन बना रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मटेरियल कॉज है वो मिट्टी है। फिर इसके बाद चलिए हम एफिशिएंट कॉज को ले आते हैं मटेरियल कॉज के बाद, कि एफिशिएंट कॉज क्या है? कि जो उस मिट्टी को मोल्ड करेगा और उससे बर्तन बनाएगा। एफिशिएंट कॉज जो है वो दरअसल एक मैकेनिज्म है, और नेचर के अंदर वो मैकेनिज्म जो होता है वो खुदकार तरीके से और अनकॉन्शियसली होता है। और इंसान जो अपने हम्म रोजमर्रा मामलात में वो चीज़ें करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, और उसकी इसीलिए मैंने मिसाल जो है अपनी लिया कि मैं अगर बर्तन बनाता हूँ तो मैं एफिशिएंट कोज। अब एफिशिएंट कोज को कोई शक्लो सूरत चाहिए कि वो उस मिट्टी को बर्तनों में तब्दील कर सके। तो यहाँ पर जो है फिर वो फॉर्मल कोज आ जाती है, अफलातून वाली। और उसके बाद आखिरी आ जाती है फाइनल कोज। फाइनल कोज से मुराद हम्म दरअसल है पर्पस। पर्पस है कि उस चीज का पर्पस क्या है। तो फिर जब रस्सू ने इन चारों इल्लतों को देखा, और इन चारों इल्लतों को फिर उसने मजीद देखा, उनको डिडक्ट करते करते सिर्फ दो में ले आया, फॉर्म एंड मैटर। अच्छा, वो फॉर्म एंड मैटर में इन चीजों को ले आया। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैटर है वो तो बिल्कुल मटेरियल कॉज है जो कि मादा है। अब फॉर्म क्या है? हम्म फॉर्म के अंदर वो एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज को इकट्ठे ले आता है। वो कहता है कि दरअसल ये फाइनल कॉज है, यानी ये पर्पस है कि जो एफिशिएंट कॉज को भी फाइल करता है और फॉर्मल कॉज को भी। फिर इसमें वो कॉज की और पर्पस की भी डिस्टिंक्शन कर देता है फाइनल कॉज के अंदर ही, कि फाइनल कॉज को भी हम पर्पस के तहत लेते हैं, कि जो पर्पस है, यानी जब मैं एक सीड बोता हूँ जमीन के अंदर, तो दरअसल उस सीड को जो दरख्त बनने की तरफ रागिब करती है वो उसकी फाइनल कॉज है, जो उसका पर्पस है। वो पर्पस फाइनल एफिशिएंट कॉज कॉज। को जी, टेलियोलॉजिकल कॉज भी कहा जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉजिकल भी हम्म कह सकते हैं, यानी पर्पस है उसका। हम्म हम्म तो पर्पस उसको रागिब करता है एफिशिएंट कॉज को भी। ठीक है, कि वो आगे बढ़े। जो ही वो एफिशिएंट कॉज आगे बढ़ना चाहती है तो उसको फिर फॉर्मल कॉज की जरूरत पड़ जाती है कि मैं किस डायरेक्शन के अंदर हरकत करूँ। तो वो फिर फॉर्मल कॉज आ जाती है। ठीक है, कि वो फॉर्मल कॉज उसे उससे बताती है कि अगर तुमने बरगद का दरख्त बनना है तो अपने जो शाखें उनको मजीद फैलाओ, जितना फैला सकते हो फैलाओ, तुम्हें क्लोरोफिल की इतनी तादाद लेनी है। ठीक है, और तुम्हें जो है वो अपनी जो ज़मीन के अंदर इतना तुमने पॉलर करना है, अपनी ज़मीन को, उसको अंदर फर्टिलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो पर्पस जो है वो दोनों को डिफाइन करती है, एफिशिएंट कोर्स को भी और फॉर्मल कोर्स को भी। ठीक है, तो ये इसकी जो थी चार कॉजेज थी, इसको मजीद हम खोल सकते थे, लेकिन इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब हम ले आते हैं यहाँ पे, जो मैंने कहा कि फॉर्म से अब बीइंग और बिकमिंग को इसमें फिट करते हैं, कि ये मैटर और फॉर्म अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैटर और फॉर्म जो है एक एप्पल के अंदर ही है, एक दरख्त के अंदर ही है, कोई दो दुनियाएं नहीं है। तो यहाँ पे जो मैटर से मुराद मैंने जैसे पहले कहा कि अरस्तू लेता है, वो लेता है बिकमिंग के। और फॉर्म से वो मुराद लेता है बीइंग के। ठीक है, हम्म अब इसकी फिर वो मजीद इसको जो है खोलता है। ठीक है, वो कहता है पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। वो कहता है कि जो मैटर है, मैटर मैटर दरअसल पोटेंशियलिटी है, और मादा जो है वो एक्चुअलिटी है। इसको मैं लिख ही ना दूं। हम्म, यानी जी ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, ज्यादा बेटर है। ये मेरी आ गई फॉर्म, और ये आ गई मेरी मैटर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा कि तीन आ जाती हैं, वो जिसको एक में ही कर देता है। और मैटर से मुराद वही मटेरियल कॉज है। अब मजीद जब वो नीचे आता है तो वो फॉर्म को क्या कहता है? फॉर्म को कहता है बीइंग है ये। मैटर को क्या कहता है? मैटर को कहता है बिकमिंग। ठीक है, बिकमिंग कह दिया।
फिर नीचे मजीद ये बात करता है कि जो फॉर्म बीइंग है वो दरअसल क्या है, वो एक्चुअलाइजेशन है, या आप इसको कह लें एक्चुअल है। और जो बिकमिंग है, मैटर है, वो क्या है, वो पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियलिटी है। ठीक है, ये पोटेंशियलिटी है। अब वो इसको हम्म यूं क्यों कहता है, देखें, फॉर्म को जो हमने बीइंग कहा, वो दरअसल हमने जब प्लेटो को इससे मुशाबत दी थी, तो क्या था, बीइंग क्या था, परमिनिटी से जा मिलता है। और बिकमिंग क्या कहाँ से जा मिलता है, वो हेराक्लिटस से। तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं कि मैटर जो है वो तब्दील होता है, तो इसीलिए वो बिकमिंग है, इल्यूजन है। और उसमें पोटेंशियलिटी है कि जब अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं बीज बो दूँ जमीन के अंदर, तो वो बीज आगे की तरफ भी मुंह मार सकता है, पीछे की तरफ भी, वो कुछ भी बन सकता है, वो बरगद का दरख्त बन जाए, बाग में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो वो बिकमिंग, उसमें पोटेंशियल है हम्म कि वो कुछ भी बन जाए, कुछ भी बनने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। ठीक है। और जो फॉर्म है, बीइंग है, यानी जो सब्सटेंस है बुनियादी। ठीक है, अगर हम एक मिनट में देख भी लें, मेरे पास हाँ, फॉर्म जो है ना, आप चलें इसके अंदर हमारी बाकी बातें भी आ जाएंगी। ठीक है, फॉर्म को बुनियादी तौर पे आप कह लें कि जो मैंने कहा था ना, क्वालिटीज होती हैं, यानी जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो है, यानी फॉर्म क्या है, वो यूनिवर्सल्स हैं, क्वालिटीज हैं यानी फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या है, फॉर्म क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब फॉर्म जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अपने आप को एक्चुअल करवाएंगी, अपने आप का वो अपने आप को वो एक्चुअलाइज करवाने की कोशिश करेंगी मैटर के अंदर, क्योंकि मैटर के अंदर ये ताकत मौजूद है, वो बिकमिंग है। और हमने फॉर्म को, यानी जो क्वालिटीज हैं, उनको इसीलिए हमने बीइंग कहा कि वो एक मुतय्यन शुदा शक्ल है, यानी वो बीइंग जो है वो कोई अलग बीइंग नहीं है, वो उस मादे की अपनी बीइंग है, कि जिसको हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एप्पल है। जैसे मैं भी कहता हूँ कि मैंने एक बीज बोया, उसका क्या कहते हैं, गंदुम का। अब गंदुम अभी क्या है, मैटर है, यानी मटेरियल कॉज है। और उसमें वो क्या है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन सकती, वो बनेगी, गंदुम का दरख्त ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर बीच में हम दो उसको भूल गए हैं, वो क्या थी, फाइनल कॉज। फाइनल कॉज जो है वो क्या करेगी, उसे कहेगी कि तुमने यही बनना है। तो उसी हम्म की तरफ जो है वो अपने बीज, मजीद बीजों को पैदा करेगी गंदुम। तो अब वो गंदुम जब गंदुम बन गई, तो वो अभी मटेरियल कॉज है। लेकिन जब किसी एफिशिएंट कॉज में, यानी अब यहाँ पे फाइनल कॉज ने अपना काम मुकम्मल करके उसको गंदुम के मजीद दाने पैदा कर दिए, लेकिन फाइनल कॉज का काम मुकम्मल हो गया जो पर्पस लेके आई थी। ठीक है, लेकिन अब जब मजीद तक, क्योंकि अरिस्टो ने इसीलिए इस पूरी थ्योरी को लेके आया, और उसने प्लेटो की इसीलिए तनकीद पेश की, क्योंकि प्लेटो के जो फॉर्म्स थे वो बिल्कुल जो थे वो स्टैंडर्ड थे, लेकिन अरिस्टो के जो फॉर्म है वो बिल्कुल जो है वो फ्लक्स में है। और वो फ्लक्स किस तरीके से आ सकते हैं, वो मैटर के जरिए आ सकते हैं, कि अगर मैटर ही ना हो तो फॉर्म भी नहीं हो सकती, कि फॉर्म जो है वो आसमानों में फिरती रहेगी, मैटर जब तक वो अपने आप को यूटिलाइज नहीं करवा सकती फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एफिशिएंट कॉज आ जाएगी, कि जब एफिशिएंट कॉज उन 100 या 200 दानों को जो गंदुम के हैं, उनका जब वो पीस लेंगे और आटा बना लेंगे, तो अब आटा एक मुतय्यन शुदा शक्ल आ गई, तो अब ये फॉर्म बन गई, ये क्वालिटी बन गई, कि जो गंदुम का दाना है, गंदुम के दाने को महज में ये नहीं कि उसको मजीद उगा सकते, उसकी एक और क्वालिटी भी है, उसके अंदर एक और एक्चुअलाइजेशन भी है, कि वो मादे के अंदर देखे ना, हमने आटा बना लिया तो आटा भी तो एक मादे की शक्ल है, तो वो दरअसल फॉर्म में तब्दील होगी। लेकिन वो फॉर्म फॉर्म ही रहेगी हम्म जब तक एफिशिएंट कॉज उसे मजीद हरकत नहीं देती थी। अगर मैं उस गंदुम गंदुम फॉर्म है, अगर मैं उसको फॉर्म से फिर से मटेरियल कॉज में बदलना चाहता हूँ, तो लाजमी है कि मैं उसको जो है वो उसमें उसकी रोटी बना लूँ। तो जो जब मैं रोटी बनाने के अमल में हूँगा और एफिशिएंट कॉज उसको हरकत दे रही होगी, तो जो आटा होगा वो फॉर्म से बदल कर मटेरियल कॉज बन जाएगा, और वो मटेरियल जो कॉज है वो एक और फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं आपका रोटियां। तो मादा, देखिए, मादे में हमें बिकमिंग नजर आ रही है, कि मादा तब्दील हो सकता है मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन फॉर्म जो है वो उसकी मुतय्यन शुदा शक्ल है, जो उसकी बीइंग है। और बीइंग क्या है, बीइंग ही उसका सब्सटेंस है, बीइंग को आप कह सकते हैं प्राइमरी सब्सटेंस, यानी बिल्कुल लाइन में है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर्म क्या है, फॉर्म है एक्चुअलिटी, और यही सेकेंडरी क्वालिटी है, और यही प्रेडिकेट्स हैं। ठीक है, सही है ये। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बात होगी, अब इसको मजीद हम नहीं खोलते वरना मामला तो और हो जाएंगे। तो अच्छा, अब जो प्रेडिकेट्स की मैंने बात की ना, कि जो प्रेडिकेट्स हैं यानी जो उसकी खसूसियात हैं वो कैटेगरीज हैं, दरअसल जो 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है, यानी कैटेगरीज जो है वो ठीक है, कैटेगरीज यानी जो प्रेडिकेट्स हैं वो दरअसल कैटेगरीज क्वालिटीज हैं, कि जब मैंने कहा ना इंटोलॉजी के इंटोलॉजी इसको स्टडी करती है कि मेरे खारिज में मौजूद चीज़ें क्या हैं, तो हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। तो क्लासिफिकेशन उसकी क्वालिटीज़ की होंगी, क्योंकि जैसे अरस्तू का मशहूर मकूला है कि यूनिवर्सल थ्रू पार्टिकुलर, यानी मैंने कहा ना कि सेब सुर्ख है, तो सेब की कोई औकात ही नहीं है जब तक उसकी क्वालिटी ना आ जाए। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी सुर्ख है, और सुर्ख को हम कभी भी ग्रेस्प नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम किसी मादे के जरिए ग्रेस्प करेंगे। अब यहाँ पे मजीद इसको स्टडी करें तो एप्पल इसमें क्या है? एप्पल इसमें है आपका जो प्राइमरी सब प्राइमरी सब्सटेंस है, कि हमने कहा था प्राइमरी सब्सटेंस है कि एप्पल क्या है इन इट सेल्फ। और इन इट सेल्फ क्या मतलब? कि मैटर क्या है? मैटर यानी मैटर प्राइमरी मैटर, मैटर इज अ फॉर्मल काज। हाँ जी, मतलब कि जो मैटर है वो पोटेंशियलिटी है, और इज इक्वल्स टू है प्राइमरी सब्सटेंस के, जो हमने पहले डिस्टिंक्शन की थी। सॉरी, मैटर इज द मटेरियल काज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो प्राइमरी सब्सटेंस है कि इन इटसेल्फ वो क्या है। लेकिन ये उस इन इटसेल्फ की मैं जब उस वक्त तक तारीफ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास पूरी एक, मैं बता देता हूँ, फॉर्म ना आ जाए। फॉर्म क्या है? फॉर्म क्या है? फॉर्म है आपकी एक्चुअलाइजेशन, जो इज इक्वल टू है सेकेंडरी क्वालिटी की। सेकेंडरी क्वालिटी क्या थी? हमने कहा था सेकेंडरी क्वालिटी जीनस है, वो काइंड्स हैं चीज़ों की। यानी जब मैं एप्पल को मैंने तीन शुदा शक्ल आ गई, तो एप्पल को मैं किसी जीनस के अंदर, किसी जनरल जनरल कैटेगरी के अंदर ला सकता हूँ। वो जनरल जनरल कैटेगरी क्या है? वो फ्रूट है। तो फॉर्म जो एक्चुअलाइजेशन है वो दरअसल इज इक्वल्स टू है सेकेंडरी सेकेंडरी सब्सटेंस की, जो कि सेकेंडरी सब्सटेंस क्या है? क्वालिटीज है, ठीक है। क्वालिटीज क्या है? वो फॉर्म्स हैं, लेकिन वो फॉर्म्स मादे के अंदर ही अपना इजहार करेंगी, अलग दुनिया में वो बेशक होते रहें, हम उससे कोई वो नहीं, मामला नहीं। और सेकेंडरी जो सब्सटेंस है जिनको हमने क्वालिटीज का, वो प्रेडिकेट्स हैं। लेकिन ना हमने कहा ना सेब सुर्ख है, तो सुर्ख क्या है? वो प्रेडिकेट ही है ना, पेश गोई है। और प्रेडिकेट्स को ही हमने कैटेगरीज कह दिया, कि वो कैटेगरीज हैं कि जिनके जरिए हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है जी। इसमें ऑल राइट। अब इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं उसको, जो है ना हमारी कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरीज मैंने कहा कि वो हम एंटोलॉजी की स्टडी के अंदर लेके आते हैं, कि एंटोलॉजी में अंदर अंदर जब हम खारजी दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जो चीज़ें उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि वो हमारी समझ बूझ में आ सकें, और इसीलिए फिर हमें एक पूरे मंतक नज़र आती है, जो कि है जिनको हमने कैटेगरीज कह दिया है, ठीक है। तो कैटेगरीज के अंदर जो है ना, वो 10 कैटेगरीज में से जो पहली कैटेगरी है, यानी हम 10 कैटेगरीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं, सब्सटेंस में और एक्सीडेंट्स में। अब जो पहली कैटेगरी है सब्सटेंस, उसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि सब्सटेंस को वो दो हिस्सों में बांटता है, प्राइम सेकेंडरी और प्राइमरी, वो मैंने डिफाइन कर दी। उससे को मजीद आगे वो फॉर्म एंड मैटर में बांटते हैं, और वो फोर कॉजेज के जरिए लेके आते हैं, वो भी हमने देख ली। अब इसके नीचे 9 एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, यानी जो सब्सटेंस है वो है, यानी अरस्तु कहता है कि जो मैंने कहा ना कि इन इट सेल्फ वो है, यानी एप्पल, एप्पल जो उसकी एक मुतय्यन शुदा शक्ल है। लेकिन बाकी की जो 9 कैटेगरीज है कि वो क्वालिटी में कितनी होंगी, क्वांटिटी में कितनी होंगी, वो एक्सीडेंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन सब्सटेंस के अंदर हमें शुबा नहीं होना चाहिए कि सब्सटेंस इन इट सेल्फ है, यानी सब्सटेंस के मुतकाबिल ही वो एक टर्म लेके आते हैं, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम से मुराद ये होती है कि वो मुतय्यन शुदा शक्ल क्या है, वो मादे की मुतय्यन शुदा शक्ल क्या है, कि वो इन इटसेल्फ क्या है, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम है, लेकिन हालांकि सब्सटेंस और सबस्ट्रेटम में फ़र्क है। लेकिन हम सबस्ट्रेटम अगर हम ले लें तो सब्सटेंस मुतय्यन शुदा शक्ल है, ठीक है। और नीचे उसके फिर आ जाते हैं 9, आ जाते हैं उसकी एक्सीडेंटल जो उसकी है कैटेगरी। उनमें क्वांटिटी है, क्वालिटी है, प्लेस है, टाइम है, एक्शन है, पैशन है, सिचुएशन है, और हैबिट है। अब क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी से मुराद है हाउ मच इज देयर, ठीक है, हम उसको गिन आई सकते हैं। थिंक ये 6 कैटेगरीज बनी हैं जो आपने अभी बताई हैं, नहीं, रादर 9 है। देन। दोबारा बताइएगा। क्वांटिटी, क्वालिटी, प्लेस,
टाइम, एक्शन, पैशन, सिचुएशन, हैबिट और रिलेशन। ठीक है। ऑल राइट। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका, ये क्वांटिटी से मुराद है हाउ मच इज देयर, यानी एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी मंतक में इनका इस्तेमाल होता है। फिर वो उसको मजीद जो उसकी है ना, द ऑर्गेनल की पहली किताब होती कैटेगरीज, उसमें खोल खोल के इन कैटेगरीज को बयान करते हैं, और मेटाफिजिक्स के अंदर भी उनको बयान करते हैं, मेटाफिजिक्स में भी। और ज़्यादा हमें तफसीली मिलता है ऑन द कैटेगरीज में। और उसके अलावा जो है इसकी जो फिजिक्स है इसकी किताब, यानी जो मेटाफिजिक्स से पहले आती है, उसकी 5वीं किताब के सेक्शन नंबर 3 में भी वो बयान करता है। यानी इसमें मुख्तलिफ मकुलात हैं, यानी इकट्ठा, अलग, मुल्हिक, वस्ती, बेतरतीब वार, मुत्सल और मुसलसल का मतलब। ये इसकी तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज आ गई, जिनको वो उससे ऊपर का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, उसको वो नाम देता है हरकत की बुनियादी तौर पर दर्जाबंदी, यानी वो हरकत को बयान करता है, जो कि हमें फिजिक्स के अंदर जो है पहले चैप्टर के अंदर ही मैटर एंड फॉर्म की बहस शुरू हमें मिल जाती है, और वो मेटाफिजिक्स तक ही फैलती हुई जाती है। हम्म। तो ये जो पहली क्वांटिटी है वो हाउ मच इज देयर, यानी एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। यानी इसके एग्जांपल लें तो फीचर, सॉरी, इसके ले लें कि 6 फीट टॉल या 235 स्क्वायर माइल्स, यानी हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं न्यूमेरिकली, उसको देख रहे हैं, उसको गिन रहे हैं। दूसरी है क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद है आइडेंटिफाइंग फीचर्स, यानी आइडेंटिफाइंग फीचर से मुराद है कि हम किसी भी मादी शय की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। उनमें फिर आ जाती है आपकी वाइट, टॉल, एंग्री, वाइस। ठीक है। और उसमें फिर उसके बाद हम ले आते हैं आपका जो है रिलेशन। रिलेशन है रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी एक रिलेशनल एडजेक्टिव है। यानी किसी के साथ हम जो है वो किसी के साथ जो है हम रिलेशन में बात करते हैं कि डबल, ग्रेटर देन, लव। ठीक है। इसके अंदर रिलेशन मुख्तलिफ चीज़ों का हम जो है वो करते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी प्लेस, कि वेयर इज इट, वो चीज़ है कहाँ पे, वो एट द मार्केट है, कहाँ पे है वो, यानी वेयर इज इट, कहाँ पे है वो, यानी वो नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है। ठीक है। इसके जरिए भी फिर इसको हम्म। मजीद उस पर टाइम आ जाता है कि व्हेन इज इट, कब थी, तो आज थी, एट नून थी, फॉर अ वीक थी, बट ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर पोजीशन आ जाती है। ठीक है। पोजीशन जो है वो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि लाइंग, सिटिंग। और स्टेट आ जाती है। वो अब देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो एक्टिव वे में आई है, और जो स्टेट है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव वे में आया है। जैसे पोजीशन मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का उसका लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। स्टेट जो है, स्टेट के वो उसकी क्या वो है, स्टेट है, वो पास्ट पार्टिसिपल है। अब उसकी जो मामला है वो पैसिव है, कि आर्म्ड है, पजल्ड है, कैसा है, इम्प्रेस्ड है, उसके ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज हो रही है जिसकी वजह से वो इस स्टेट में आया। ठीक है। उसके बाद फिर एक्शन आ जाता है। एक्शन क्या है? एक्शन है एक्टिव वर्ब। अब यहाँ पे एक्शन और सेक्शन के भी जो मामलात हैं वो एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब उसके हैं, पैसिव वर्ब के एक्शन के अंदर आ जाता है हिट, स्माइल, डू हुआ कि नहीं, किसी ने कोई अमल किया। और अफेक्शन के अंदर उस अमल का नतीजा आ गया कि उसको टू बी हिट। ठीक है। टू बी थैंक, ये तमाम चीज़ें आ गई, तो ये पैसिव में आ गया। हम्म। ये उसकी 10 कैटेगरीज है, इसको हम मजीद देखेंगे क्वालिटी के ऊपर इसमें एक बाद में। यानी कि ये जो 9 कैटेगरीज हैं ये एक्सीडेंटल हैं, और हम्म। सब्सटेंस सिर्फ एक है जो कि प्राइमरी है। हाँ, प्राइमरी है बिल्कुल। यानी वो क्या है, थिंग, यानी वो सब्सटेंस जो है वो है बाद में जो। हम्म। और जो प्रेडिकेट्स हैं, बाकी की जो 9 कैटेगरीज हैं, वो प्रेडिकेट्स हैं कि जो हम उसके ऊपर लागू करेंगे, यानी सब्जेक्ट जो हमने सब्सटेंस का, उसी को मजीद तारीफ बयान करेंगी। ये प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट वो होता है कि जो सब्जेक्ट को मजीद डिफाइन कर दे। इसमें आपने इफेक्ट का रखा है, जी। अफेक्शन बताइए आपने। टू हाँ। बी अफेक्शन, यानी वो पैसिव वर्ब है, टू बी हिट और हम्म। टू बी थैंक। और ये किसकी पैसिव हम्म। है? ये एक्शन जो किसी ने किया होगा, किसी ने हिट किया होगा, तो टू बी हिट वो हो गया। ऑल राइट। तो अच्छा, अब इसके अंदर मजीद इसकी बातें हैं कि दरअसल जो कैटेगरीज हैं वो उसकी फिर रसूम
लम्हा अच्छा रसूल का जो अंदाज़े बयान है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। वो उसकी किताबें हैं तो मुश्किल काफ़ी पढ़ना है, लेकिन जब उसको हम समझ लें ना, तो वो बिल्कुल एक जैसे लिटरेरी फॉर्म के अंदर बात करता है कि वो ये नहीं करता कि अपनी तारीफ थोप दी, वो उसकी पूरी मेटाफिजिक्स की किताब है, मैंने नाम भूल गया, वो जो उसके पिछले लोग थे प्री सोक्रेटिक्स उनकी तारीफात बयान करता है। ठीक है कि वो क्या उसका तरीकेकार ये है कि वो क्यों से शुरू करता है, कि वो करता है कि सवाल कि अच्छा मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि इसकी ये भी एस्पेक्ट होना चाहिए, वो भी, तो अब इसका क्या एस्पेक्ट होगा। तो फिर जो ये जब उसके पास सवाल आ जाता है तो वो फिर जो उसके पिछले यानी जो प्री सोक्रेटिक्स हैं उनकी तारीफात ले आता है कि डेमोक्रेटस ने ये कहा, एनाक्सागोरस ने ये बात की, उसने ये बात की, तो उसने वो बात की। वो जब बयान कर देता है तो उसके बाद वो फौरन जंप लगा के अपनी स्टडी को लेकर आता है। तो वो पहले कहता है कि जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज क्या है, वो उसकी जो सब्सटेंस है जिनको हमने जो प्राइम सेकेंडरी सब्सटेंस कहा था जो कि जीनस है, वो दरअसल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। कैटेगरीज जो हैं वो काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन वो बाद में कहता है नहीं काइंड्स ऑफ थिंग्स नहीं है, वो काइंड्स ऑफ बेसिक थिंग्स हैं। फिर वो कहता है नहीं जी ये काइंड्स ऑफ बीइंग्स हैं। जब वो यहाँ तक पहुँचता है ना कि काइंड्स ऑफ बीइंग्स हैं, कि बीइंग्स है ना, जितनी भी चीज़ें हमें नजर आती हैं, तो वो कहता है ये कोरिस्पॉन्ड टू ग्रामेटिकल फंक्शंस फिगर्स ऑफ प्रेडिकेशन। यानी वो प्रेडिक इसकी अब वो है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज भी है जो कि ऑर्गेनॉन में बयान करता है, क्योंकि ये नॉमिनलिस्ट था कि नॉमिनलिस्ट वो होते हैं कि ये इनको कोई नहीं होता कि वो कोई फॉर्म अलग दुनिया में है। नॉमिनलिस्ट ये हुँ, होते हैं कि वो किसी भी चीज़, यानी मैंने चेयर को देखा कि चार टांगे हैं तो मैंने इसे चेयर का नाम दे दिया, लेकिन ये बात लाजिम है कि वो चेयर किसी ना किसी क्लास में आ सकती हो। यानी अगर मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मैं अपने अब्दुल्ला की नाम की उसको क्लास नहीं बना सकता। हाँ ह्यूमन में हूँ, ठीक है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन है आपका आपका जो है सेकेंडरी सब्सटेंस है, और उसकी मैं जीनस बना सकता हूँ, उसको मैं जनरल कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। तो दरअसल ये ठीक है, वो ये प्रेडिकेशंस कहते हैं कि ये प्रेडिकेशन हैं, और वो नॉमिनल क्योंकि ग्रामेटिकली चीज़ों को देखता है, और मंतक तो है ही। जैसे सिंबॉलिक लॉजिक बना ली थी कि बड़े बड़े जो दो दो तीन तीन लाइनों के अगर कोई मकुल वो लिखा लाता है प्रेमिसेस, तो उनको वो एक लाइन में बल्कि आधी लाइन में डिफाइन कर देते हैं, वो मैथमेटिकल एरोस लगा के। ठीक है, हुँ, तो ये ऑलराइट। बुनियादी। सो ये एरिस्टोटल की बेसिक ओंटोलॉजी आपने बता दी कि उसके अंदर प्राइमरी सब्सटेंस की कैटेगरी है, फिर एक्सीडेंटल कैटेगरीज़ हैं, उसके अलावा उनका आपस में रिलेशन क्या है। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी वो फिर ज़बरदस्त। इसके अंदर बाकी बातें भी ले आता है कि दिस एंड सच, यानी दिस से मुराद जो है, यानी दिस, मैंने कहा ना कि प्राइमरी सब्सटेंस क्या था कि थिंग इटसेल्फ, तो वो इसको दिस से डिनोट करते हैं कि दिस ये। उसके बाद वो फिर जो उसका सेकेंडरी सब्सटेंस है उसको वो डिफाइन करता है सच से, यानी सच ए थिंग, यानी वो पूरी कैटेगरी काइंड ऑफ अ थिंग, या वो कह लें कि वो पूरा एक जेनस या जनरलिटी तशकील दे देते हैं। ठीक है, तो हुँ, हुँ, हुँ। इसके अंदर एक मिनट में जरा देख लूँ। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, अ, बुनियादी तौर पे इसकी। अच्छा फिर इसके अंदर वो गॉड को भी ले आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वो मजीद तारीफात कर लेते थे कि सब्सटेंस के अंदर जो सब्सटेंस का कोई भी, यानी जो सब्सटेंस हमने बात की कि सब्सटेंस कोई है, यानी बेशक प्राइमरी और उसको ले लें सेकेंडरी को, उसका कोई कॉन्ट्रेरी रिलेशन नहीं हो सकता, यानी उससे कोई कॉन्ट्रेरी चीज़ नहीं हो सकती कि ह्यूमन का नॉन ह्यूमन नहीं हो सकता, एनिमल का नॉन एनिमल नहीं हो सकता। हाँ, जो ह्यूमन को क्वालिटीज डिफाइन कर रही हैं वो कॉन्ट्रेरी हो सकती है। यानी देखें ना, दिन भी हो सकता है सुबह, यानी मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं एक स्पेस के अंदर मौजूद हूँ, और स्पेस के अंदर रात भी है दिन भी है। ठीक है, तब ये नहीं हो सकता कि मेरा जो सब्सटेंस है उसी को एक नॉन ह्यूमन हो, कि जिसके ऊपर रात भी एक ही दफा आ रही है, यानी दिन और रात एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं। क्वालिटी उसकी जो स्टेट का मकूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की हम दो नहीं बना सकते कि उसके ऊपर जो है दिन भी लागू हो रहा है, उसके ऊपर दिन की स्टेट भी लागू हो रही है, रात की भी, या वो किसी ऐसी प्लेस में है, इसके मुतकाबिल स्टेट इस तरीके से लागू होगी, या जो टाइम है कि उसकी जो कॉन्ट्रेरी क्वालिटीज हो सकती हैं, कि मैं अब्दुल्ला हूँ, अभी 10 बजे हैं, तो अभी रात है, 8 घंटे बाद दिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटीज के अंदर जो मेरी हैं, जो प्रेडिकेशन लगेंगी, वो जो इन सेल्फ में हूँ, वो डिफरेंट हो सकती है क्वालिटीज के हवाले से।
लेकिन जो है वो ऑलराइट। हुँ। ये है। चलें सो तो अब हम इस हवाले से अगर दैट वाज़ द बेसिक ओंटोलॉजिकल मॉडल ऑफ एरिस्टोटल जो आपने हाँ, फर्दर प्रोसीड हाँ, टू ये एक मैं बता दूँ, द ये जी, जी। जी, हम बस जाते हैं, वो ये मुझे मिल गया कि वो कैटेगरी जो है, ऑन द कैटेगरीज का जो पहली किताब है उसका सेक्शन नंबर 5 में डिफाइन करता है कि देयर आर नो डिग्रीज ऑफ सब्सटेंस, नो सिंगल सब्सटेंस एडमिट्स ऑफ वेरिंग डिग्रीज विद इन इटसेल्फ, वन मैन कैन नॉट बी मोर देन अनदर। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं अब्दुल्ला हूँ तो हसनैन जो है वो कोई ज्यादा ह्यूमन है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। यानी उसकी इन इटसेल्फ के अंदर जो है वो नहीं आ सकती डिस्टिंक्शन। उसकी जो क्वालिटीज हैं कि जिसके जरिए हम उन्हें हम उस इटसेल्फ के अंदर प्रेडिकेट्स लगा रहे हैं ना, यानी उसके अंदर जो प्राइमरी हुँ, सब्सटेंस है उसके अंदर जो सेकेंडरी सब्सटेंस के जरिए प्रेडिकेट्स के जरिए वो प्रेडिकेट लगा रहे हैं और क्वालिटीज लागू कर रहे हैं और उसके जरिए हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो चेंज हो सकती है। और वो चेंज भी इसी तरह होगी कि वो ये नहीं कि जैसे उसका लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक ही प्लेस के ऊपर दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब हैगल जो हमें मिलता है ना, हैगल, अब यहाँ पे जो प्लेटो है ना वो रियलिस्ट था, रियलिस्ट यानी वो आइडियलिस्ट तो था ही, साथ में रियलिस्ट भी था, कि वो उन आइडियल्स को कहता था कि वो हैं। जॉर्ज बेकले की तरह ये नहीं कहता था कि वो बस सब्जेक्टिव नहीं है। इसी से मिलता जुलता फलसफा में हैगल में मिलता है। और जब हम देखते हैं ना प्लेटो की जो डुअलिस्टिक नेचर है चीज़ों की, उसमें वो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें वो मेटाफिजिकल डुअलिज्म ले आता है, एपिस्टेमोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल। अच्छा, अब वहां पे जो लेकर आता है ना एपिस्टेमोलॉजिकल के अंदर, वो बीइंग को बयान करता है कि बीइंग दरअसल नॉलेज है, कि वो आइडियल नॉलेज है जिसको वो सन से डोनेट करता है, सन। अब मजे की बात यह है कि जब सुकरात मरा था ना, तो तकरीबन कोई 10 से 15 साल जो है प्लेटो पैथागोरियंस के साथ फिरता रहा इधर उधर, और बहुत से हमें मामलात मिलते हैं कि वो इंडिया भी आया था पैथागोरियंस। वो तारीख का बिल्कुल एक डार्क हिस्सा है कि वो हमें नहीं पता कि वो क्या उस वक्त करता रहा, ठीक है। तो पाइथागोरियंस हो गया जो हमें हर्मेटिक ट्रेडिशन मिलता है, उसके बाद नोस्टिक ट्रेडिशन मिलता है, या उसके बाद न्यू प्लेटोनिस्टिक ट्रेडिशन। तो उनमें सन बाकी जो मुसलमानों में भी सूफीज्म की ट्रेडिशन आ जाती है, तो सन को अहमियत हासिल है। तो बीइंग से मुराद वो सन को भी डोनेट करता है, जैसे हसनैन भाई ने भी बात की थी कि गुड, ठीक है, वो गुड जो है फॉर्म, वो बीइंग है। उसके बाद जो है ना बिकमिंग, जो कि खारजी दुनिया है, बिकमिंग जो कि शेडोज है, वो मेरा ओपिनियन हो सकता है कि मैं अभी टेबल को देख रहा हूँ तो मेरा ये ओपिनियन है कि चलो जी इसके ये 4 टांगे हैं, मुझे नहीं पता कि इसकी 6 टांगे हों या इसकी 16 टांगे हों, क्या पता ये हिल भी सकता हो। लेकिन जो फिर कांट इसको आगे मजीद बयान करता है कि ये बिल्कुल मैट्रिक्स है हमारी 12 कैटेगरी का, ठीक है। और उसके बाद वो नथिंगनेस ले आता है कि नथिंगनेस बिल्कुल एक इग्नोरेंस है, कि वो जो ले मैन है जो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, और वो अपने आप को बिल्कुल एक पैगम्बराना हवाले से लेता है प्लेटो, कि वो अपने आप को बहुत एक ऊंची चीज़ समझता था कि मैं एक रियलिटी तक पहुंच चुका हूँ, और वो अब ये मेरे ऊपर आ पहुंचा है कि मैं बाकी लोगों को बताऊं कि रियलिटी क्या है। और हम जब बात करते हैं ना कि अरस्तू की, अरस्तू ने कोई, हम उसकी बहुत ज़्यादा है तो सही कंट्रीब्यूशन, लेकिन अरस्तू ने प्लेटो वाला सवाल मजीद पुख्ता कर दिया फॉर्म एंड मैटर के ज़रिए, कि जब वो फॉर्म एंड मैटर की मजीद बात करता है तो हम जब मादी दुनिया को देखते हैं, जैसे मैं अभी दरख्त को देख रहा हूँ, तो दरख्त के अंदर मैं मटेरियली यानी इंपेरिकली उस फॉर्म एंड मैटर की डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। मैं फॉर्म एंड मैटर की डिस्टिंक्शन जो है वो अकली तौर पे ही कर सकता हूँ, इसमें फॉर्म भी है मैटर भी है। और प्लेटो क्या बात करता है, प्लेटो भी तो ये बात करता है कि हम जो आप कह लें कि जो हम पहुंचेंगे एब्सोल्यूट नॉलेज तक, वो किसके जरिए पहुंचेंगे, रीजन के जरिए। और रीजन ही उसकी वो कुलियात बनाता है, उनको फॉर्म्स का नाम दे देता है। तो हम कहते हैं कि अरस्तू की कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन आखिरी दर्जे पर उसने ये मजीद पुख्ता सवाल कर दिया कि एक नॉलेज जो है वो फुल्ली रैशनलिस्ट है, रैशनलिस्ट ट्रेडिशन है, और एक बिल्कुल इंपेरिसिस्ट ट्रेडिशन है, दोनों मुख्तलिफ हैं। उसने मजीद इसको पुख्ता कर दिया। और इसीलिए फिर वाइटहेड कहता है कि जो प्लेटो के जो फलसफा है वो जो सॉरी वेस्टर्न फिलोसफी है वो प्लेटो के फुट नोट्स है, ठीक है। इस पर हमें मजीद तहकीक करनी चाहिए कि इससे क्या मुराद है। और आजकल की जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें हमें कोई दरीदा के बाद, क्या दरीदा ने तो चले काम किया, उसने कोई पूरा सिस्टम नहीं लेके आया, तो क्या वजह है, ठीक है, कि हुँ, हुँ। प्लेटो। आई थिंक अब बातें काफ़ी और आगे एक्सटेंड हो जाएँगी। हाँ, अ, बिल्कुल। सो दरीदा और आगे पोस्ट मॉडर्निज़्म की तरफ जा रही हैं। हम फर्दर वापस हाँ, बैक आते हैं और एरिस्टोटल को आपने
बयान कर दिया। हाँ, बस अब बयान हो गया। फर्दर जी, अब जी। अब हम देखते हैं कि वो जदीद फ़लसफ़े में जो हसनैन भाई आप बताएँ कि जो प्लेटो से मिलता-जुलता फ़लसफ़ा है, डेकार्ट। अच्छा हाँ, बेसिकली प्लाटो के डुअलिज़्म की बात की, तो रेने डेकार्ट के डुअलिज़्म की भी बात करते चलें। उनके नज़दीक भी जो रियलिटी है उस वो 2 वर्ड्स में डिस्टिंक्ट है, बटी हुई है। वन इज़ द मटेरियल वर्ल्ड, और दूसरी द वर्ल्ड ऑफ माइंड। तो जहाँ पे जनाब अफ़लातून फॉर्म्स की बात करते हैं, वहाँ पे रेने डेकार्ट माइंड की बात करते हैं। मिलते-जुलते हैं लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर-सी बात है, अ, कोई डेढ़ पौने 2 मिलेनिया बाद की जो है ना वो जनाब डेकार्ट का दौर आता है। तो उनके नज़दीक एक तो मादी दुनिया है, तब बॉडी की, और एक माइंड की दुनिया। हुँ, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट तो हैं, लेकिन वो जो अफ़लातून वाली प्रॉब्लम है इंटरेक्शन की, वो यहाँ पे आके रेने डेकार्ट सोल्व करते हैं कि ये आपस में एक कॉज़ल रिलेशन के अंदर हैं। ये दोनों जो माइंड और बॉडी हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्ज़िस्ट करते हैं। अफ़लातून की डुअलिज़्म में क्या है कि जो ये जो सेंसिबल वर्ल्ड है, ये डिपेंडेंट है अपॉन द आइडियल वर्ल्ड। हुँ, अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, बोथ वर्ल्ड्स आर इंडिपेंडेंट, सेपरेट हैं। तो ये इन इन दोनों में फ़र्क है, अफ़लातून और डेकार्ट में। दूसरा ये कि डेकार्ट ने वाज़ेह किया कि ये किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, बल्कि अगर मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँ, तो रेने डेकार्ट क्योंकि उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे भी वर्क किया था, सो अकॉर्डिंग टू हिज़ अंडरस्टैंडिंग वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो पिनियल ग्लैंड होते हैं, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से मैटर और माइंड एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन में आते हैं, कनेक्शन में आते हैं। हुँ, तो उसके अलावा उनके नज़दीक बेसिकली 2 यानी कि ओंटोलॉजिकल कैटेगरीज़ हैं, जैसे अब्दुल्ला आपने बात कर चुके हैं सब्सटेंस और एट्रिब्यूट की, हुँ, कि सब्सटेंस वो जो इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट करे, सारी जो भी खसूसियात हैं उनको निकाल के, और खसूसियात वो हैं जो वो सब्सटेंस अ, जि जिन 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 खसूसियात को अपने साथ अटैच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसाल ले लें, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, दैट इज़ अ सब्सटेंस, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द ब्लैकनेस, द सॉलिडनेस, सॉरी, तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। फिर रेने डेकार्ट की ओंटोलॉजी में द मोस्ट सर्टेन थिंग जो है, जो एग्ज़िस्ट करती है, दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम वाला जो मामला है, कि सबसे एश्योर अगर मैं किसी चीज़ के बारे में हूँ, तो वो मेरी अपनी एग्ज़िस्टेंस और मेरी अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ये उनकी हुँ, ओंटोलॉजी में सबसे ज़्यादा सर्टेन चीज़ है। अच्छा, जी, और फिर एक और चीज़ कि उनके ओंटोलॉजिकल मॉडल जो है वो बड़ा मैकेनिस्टिक है। जो माइंड है और मैटर है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और फिर वो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये डिटर्मिनिस्टिक फिज़िकल लॉज़ के मुताबिक चल रहे हैं, मैकेनिकल लॉज़ के मुताबिक चल रही है ये दुनिया। आपको हुँ, पता है कि रेने डेकार्ट मैथमेटिक्स के बहुत करीब है, मैथमेटिशियन खुद थे। तो वो इस चीज़ को फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के करीब होने की वजह से वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते थे, इस मैकेनिस्टिक नेचर ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, आपने वो एरिस्टोटल के गॉड के हवाले से बात की, तो रेने डेकार्ट भी इस हवाले से गॉड के एग्जिस्टेंस के कायल थे, और हुँ, लेकिन उसकी वो बड़ी सर्कुलर रीज़न देते थे थे एंड दैट इज़ कि बिकॉज़ गॉड इज़ अ परफेक्ट आइडिया, और उस परफेक्शन के अंदर ये चीज़ शामिल है कि उस परफेक्ट आइडिया को कोई इंसान क्रिएट नहीं कर स कोई इंसान उसे थिंकिंग करके क्रिएट नहीं कर सकता। उसके हुँ, परफेक्शन के लिए ये लाज़िम है कि वो इंडिपेंडेंट एग्ज़िस्ट करे बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। तो इस वजह से बिकॉज़ द गॉड इज़ परफेक्ट, दैट
is why he must exist. तो ये एक, अगर आप इसका थोड़ा-सा इसको इसकी एनाटॉमी करें तो ये एक सर्कुलर लॉजिक बनती है मेरे नज़दीक तो। तो ये बेसिकली रेने डेकार्ट के डुअलिज़्म को मैंने जनाब अफ़लातून की डुअलिज़्म के साथ थोड़ा रिलेट करके आपको बयान कर दिया है। अच्छा, फिर एट द बहुत एंड अब्दुल्ला, मैं एक और बात करूँगा, जी। maybe you can put it into the next session के रॉबर्ट लॉरेंस क्यून का एक लेक्चर है लेवल्स ऑफ नथिंगनेस के ऊपर, दैट इज वेरी सिंपलिस्टिक एंड हुँ, इम्पोर्टेंट वन, ऑन्टोलॉजी के टॉपिक के ऊपर, कि वो कहते हैं कि अगर हम प्योर नथिंगनेस को जान लें कि व्हाट इज द प्योर नथिंगनेस, तो फिर हम उसको ऑन्टोलॉजी की पूरी नेचर को भी पूरी तरह जान पाएंगे। ओके, अब्दुल्ला, कैन यू हेयर मी? जी हसनैन भाई, आप स्टार्ट रखें हैं। हेलो। आई थिंक लेट्स पुट इट टू द नेक्स्ट सेशन। नहीं, वो आप उसकी बुनियादी तो कर दें तारीफ उसकी वीडियो की। जी। So basically, रॉबर्ट आरस्क्यून नथिंगनेस के 9 लेवल्स बयान करते हैं कि हाउ टू रीच टू द प्योर एब्सोल्यूट नथिंगनेस। अगर हम एब्सोल्यूट नथिंगनेस को जान पाते हैं तो हुँ, फिर हम एक ऑन्टोलॉजी की प्योर एब्सोल्यूट ट्रुथ को भी फाइंड कर देंगे। हुँ, सो उनके नज़दीक सबसे पहले वो एक एक्सरसाइज देते हैं कि लेट्स ट्राई टू मूव टुवर्ड द एब्सोल्यूट नथिंग, एंड दैट इज के लेवल 1 पे आप अपनी सारी सेंसेस को क्लोज कर लें, आप आंखें बंद कर लें, आप अपने कानों को बंद कर लें, अपने 5 सेंसेस को बंद कर लें, तो आपके लिए कोई भी विजिबल ऑब्जेक्ट आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट नहीं कर रही। हुँ, ठीक है, सो दैट इज द लेवल 1 नथिंगनेस। हुँ, फिर उसके बाद लेकिन उसके बावजूद आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हैं, सो लेवल 2 नथिंग में आप मैटर को भी माइनस कर दें एग्जिस्टेंस में से। हुँ, फिर लेवल 3 की नथिंगनेस में आप न सिर्फ ये कि अपने सेंसेस को क्लोज करें, अपने मैटर को माइनस करें, बल्कि एनर्जी को भी माइनस कर दें। हुँ, लेवल 4 की नथिंगनेस पे आप मैटर, एनर्जी और उसके साथ स्पेस को भी माइनस कर दें, और फिर लेवल 5 की नथिंगनेस में आप साथ टाइम को भी माइनस कर दें। सो ओवरऑल जब आप लेवल 5 की नथिंगनेस पे पहुंचते हैं तो आपके पास आपके पास ना मैटर है, ना एनर्जी है, ना स्पेस एंड टाइम है। तो दैट इज नथिंगनेस जो फिजिसिस्ट बयान करते हैं कि यूनिवर्स नथिंगनेस से आई है, जहाँ हुँ, पे ये सारे फिजिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर भी फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो मोस्ट फंडामेंटल लॉज हैं, अकॉर्डिंग टू हिम एक बिल्कुल एक एक थिक सी एक थिक सी लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लॉज वो एग्जिस्ट करती है इवन एट दैट लेवल ऑफ लेवल 5 नथिंगनेस, जहाँ पे मैटर, एनर्जी, स्पेस टाइम तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लॉज एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल पे आप फिजिक्स के लॉज को भी माइनस कर दें, उनको भी आप खारिज कर दें, निकाल दें। सो ये जो लेवल 6 लेवल की नथिंगनेस है, दैट इज द नथिंगनेस जो थीस्ट बताते हैं कि जो खुदा ने नथिंगनेस से इस कायनात को बनाया है, हुँ, जहाँ पे ना फिजिक्स के लॉज थे और ना फिजिक्स की सब्सटेंसेस थी, सिर्फ गॉड था। वो है ना कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। वाह! तो ये वो ये तो मामला है। हुँ, अच्छा, फिर उसके बाद लेवल 7 की नथिंगनेस पे अ, ना सिर्फ ये कि कोई फिजिक्स के लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि कोई भी
नॉन फिजिकल यानी कि मेटाफिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब कंक्रीट ऑब्जेक्ट मींस कि वो मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो किसी ना किसी वे में काज एंड इफेक्ट की चेन में आते हैं। हम्म। दोज आर कॉल्ड मेटाफिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। कॉन्शियसनेस, शऊर, एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। हम्म। गॉड बजाते खुद एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज ही कॉजेज द वर्ल्ड ना। इसी तरह से जो स्पिरिट्स हैं, जो मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कॉज कर सकते हैं कि दूसरी मेटाफिजिकल या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, तो वो सारी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को भी आप माइनस कर दें। दैट इज द लेवल 7 नथिंगनेस। फिर उसके हम्म। बाद एट द लेवल 8 आप प्लाटो की फॉर्म्स को, सारी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी माइनस कर दें। नंबर्स को, लॉजिक को, ट्रुथ्स को, प्लाटोनिक फॉर्म्स को, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स को, सारे यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म्स और आइडियाज को आप, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप माइनस कर दें। दैट इज द लेवल 8th नथिंगनेस। अच्छा, लेट मी आस्क यू कि एट दैट लेवल जहाँ पे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों माइनस हो गई हैं, क्या कोई चीज अब हमारे पास मौजूद है नथिंगनेस के इस 8वें लेवल पे? नहीं, कोई भी नहीं है तो। यानी जो आप, जैसे आपने मेटाफिजिकल कंक्रीटनेस कहा, जिसको आपने एब्स्ट्रैक्शन का नाम दिया, वो भी होगी, प्लेटोनिक फॉर्म्स भी, कॉन्शियसनेस भी, सब कुछ। तो हम्म। एट द नाइट स्टेज क्या है? हम्म। यहाँ पे रॉबर्ट आरस्क्यून एहतियात से काम लेते हैं हम्म। और वो लेवल 9 की नथिंगनेस पे कहते हैं कि मेरे जहन में तो कोई और चीज नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो, लेकिन हम्म। लेवल 9 पे हम किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को, किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को भी खारिज करते हैं, यानी कि नो हम्म। पॉसिबिलिटीज। सही। तो हम्म। that level 9 of nothingness is the pure nothingness level, जो हम्म। रोबोलानस क्यों कहते हैं कि मैं देख तो नहीं सकता, मैं उससे फाइंड तो नहीं कर सकता, बिकॉज मैं खुद भी कहीं जाके लेवल 7 या 8 पे खत्म हो जाता हूँ, लेकिन दैट इज व्हाट आई कैन इमेजिन थ्रू इंट्यूशन एंड थ्रू रीजनिंग। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आइडिया था दैट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक टुडे, इसकी हम यूं जो करेंगे कि अगले सेशन में ना इसकी मजीद जांच पड़ताल करेंगे, कि मैं भी इसकी वीडियो को देखूंगा। जी अ, श्योर, आई विल क्योंकि शेयर दैट इसमें इन द मामला ग्रुप ये एज है कि आपने नंबर 6 पे क्या बात की थी? नंबर 6 की नथिंगनेस क्या है? वेल। नंबर 6 पे बेसिकली कोई भी कोई भी फिजिकल लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, ठीक है। और जो नंबर 7 के ऊपर आपने कहा था, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, जो मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जी जी हाँ। जी जी। और 8 और के ऊपर नंबर 8 पे मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जो काज एंड चेन में तो नहीं आते लेकिन एटलीस्ट कंसेप्ट्स में हैं, लाइक नंबर्स, हम्म। मैथमेटिकल फॉर्म, सर्कल, स्क्वायर, ये कोई किसी को कॉज तो नहीं करते, लेकिन ये प्लाटो की फॉर्म्स तो है ना, हम्म। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनको भी माइनस हम्म। करके लेवल 9 पे आप उस किसी भी तरह की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज को भी माइनस कर देते हैं, हम्म। एंड दैट्स चलिए यू इसको फाइंड द देखेंगे। एब्सोल्यूट क्योंकि नथिंगनेस। या अब मैं पहले ऊपर वाले 5 भूल गया, क्योंकि जब वो कहता है कंक्रीट, यानी जो कंक्रीट मेटाफिजिक्स का अगर वो पीछे लगाता है, तो इससे मुराद इसकी कॉन्शियसनेस, या जैसे आपने पहले कहा। लेकिन अगर हम महज कंक्रीट हम्म। कंक्रीट उसको नथिंगनेस लेते हैं, तो वो पहले ही उसने पीछे के जो 6 पॉइंट्स थे उसमें उसने उनकी नथिंगनेस कर दी है। लेकिन यहाँ पे जो वो कंक्रीट बात ले रहा है, वो मेरे ख्याल से मेटाफिजिकल वे में ले रहा है। तो जब ऑफ वो कोर्स। एज अ कॉन्शियस, हाँ चलिए ठीक है, मैं समझ गया। इसको मजीद अगले उसमें हम जांच पड़ताल इसकी कर लेंगे। ऑफ कोर्स और ऑफ कोर्स। बाकी डिकार्ट वगैरह को भी मजीद देख लेंगे, तो हाँ, बहुत ऑलराइट। बेहतरीन। सो प्लीज क्लोज हम्म। करें आज के सारे इस टॉपिक को। जी साथियों, तो आज का काफ़ी अच्छा सेशन रहा, और थोड़ा बहुत मुश्किल भी था। अरस्तू के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रह गए बाकी अभी। अ, हसनैन भाई ने भी जो जिस लेक्चर की बात की और उसको मज़ीद समझाया, तो उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देख लेंगे। ओंटोलॉजी को ही लेके चलेंगे, जिनमें हम फिर जो एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट हैं उनको देखेंगे, विद डेकार्ट और जितने भी मामलात हैं। तो अभी के लिए
इजाज़त दीजिए। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अ, ठीक है।